देखो भाई, आ जाओ। कल जो मैंने क्लास छोड़ी थी आपकी, जो जो कल क्लास छोड़ी थी आपकी मैंने, हम आपको भारत का संवैधानिक विकास करा रहे हैं। और पिछली क्लासों में हम भारत के संवैधानिक विकास में कंपनी रूल कर चुके हैं और क्राउन रूल कर लें। क्राउन रूल में मैंने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा दिया था। महारानी विक्टोरिया का शासन आ चुका था और 1858 के बाद 1861 का शासन अधिनियम कर चुके हैं और इसके बाद परिषद अधिनियम कर चुके हैं। उसका 1892 का किया। 1892 के बाद मैंने ये कहा था 1909 का मोंटेग्यू 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम और एक 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ये दोनों कर चुके हैं। और मैं यहाँ तक ले आई थी आपको कि जहाँ पर नेहरू रिपोर्ट पेश हो चुकी थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी, तो आंसर होगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश करेगी। और किसके द्वारा पेश करेगी थी? मोतीलाल। और उसमें वो सभी अधिकार लिखे जो मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे हैं, ये हमारे नेहरू रिपोर्ट से लिए गए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहाँ तक की बातें हमारी हो गई थी। और भारत में हमारे द्वैध शासन लगा हुआ था और द्वैध शासन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए एक आयोग बना के भेजा था लंदन से, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन आयोग आया था 1928 में और 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। उसके पुरजोर विरोध में लाहौर में हमारी भारत की तरफ से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा और विरोध होता है इसका और इसके बाद ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट भेज देता लंदन के लिए। उसके बाद भारत की राजनीतिक पार्टी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप देखिए जो नेहरू वो क्या नाम साइमन कमीशन रिपोर्ट बना के भेज दिया सही है या नहीं, क्योंकि भारतीय लोग इसलिए विरोध कर रहे थे कि जो साइमन कमीशन आया है उसमें कम से कम 7 मेंबर में 1 मेंबर इंडियन होना चाहिए। लेकिन ऐसा अंग्रेजों ने एक नहीं मानी थी, उसमें 7 की 7 मेंबर अंग्रेजी थे, है ना। तो इसी का पुरजोर विरोध होने पर लाजपत राय मारे गए। इसके बाद में जब वहाँ पे रिपोर्ट पहुंची साइमन कमीशन की, तो इधर से भारत के राजनीतिक दल बुलाए जाएंगे और वहाँ पर हम पहुंच चुके थे भारत के संवैधानिक विकास में। तो आ जाओ, इस पीडीएफ से जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। आ जाओ, मैंने ये पढ़ा दिया था 1928 में बेटा नेहरू रिपोर्ट पेश करेगी और सभी ने हस्ताक्षर करे थे, लेकिन एक आदमी हस्ताक्षर नहीं करता, इसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा आदमी था, ये साइन नहीं करता उस पर, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को बांट रखा था अंग्रेजों ने। ये 36 का आंकड़ा यहाँ पर काम कर गया इनका। हालांकि इन्होंने वो सब अधिकार लिखे थे कि हम अपना राजस्व कैसे चलाएंगे, राजस्व व्यवस्था कैसे चलानी है, उस सब पूरा का पूरा ये एक चार्ट बना के लाए और उसमें इन्होंने पेश करी थी नेहरू रिपोर्ट। लेकिन मेरे भाई इनके कुछ नहीं चला इनका। इसके बाद क्या होता है, मैंने कहा कि ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में बढ़ जाता है। ओल्ड कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाते हैं और यूथ कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, इनके पुत्र हुआ करते हैं मोतीलाल नेहरू के, वो हो जाते हैं। इसके बाद ना तो डोमिनियन स्टेट मिला, ना तो पूर्ण स्वराज्य मिला। इसके बाद में मेरे भाई मौलिक अधिकारों की मांग करेगी, तो एक होता है कराची का अधिवेशन 1931 का, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। उसमें मौलिक अधिकारों की मांग को एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया जब अगला एक्ट बन के आएगा ब्रिटेन से, तो उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र जरूर होगा, उसको मेंशन करके भेजेंगे। और लेकिन शायद 1935 का भी शुरू नहीं किया था मैंने, है ना। शायद इतना मैंने पढ़ा दिया था कि जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के स्वागत करने वाले 3 दल थे। एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका स्वागत कर रहे थे। डॉक्टर ER अम्बेडकर एक दलित वर्ग के नेता थे, इसलिए इसका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे इधर अस्पृश्यता छुआछूत चल रही थी, तो अम्बेडकर जी को अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए अंग्रेज कहते थे समानता है, तो इसलिए अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और एक हमारा किसानों का ग्रुप था, जो हमारा यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसकी स्थापना सर छोटू राम के द्वारा करी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा हुआ है। जो सर छोटू राम के द्वारा जो यूनियनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना सर छोटू राम ने करी थी। वो एक किसान की रिफॉर्म्स करना चाहते थे, है ना। किसान की रिफॉर्म के लिए करने थे, भारतीय जमींदार और अंग्रेज किसानों का शोषण कर रहे थे, इसलिए ये साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे। और यकीन मानो तीसरे नंबर पे मैं एक मुस्लिम का ग्रुप था, जो मोहम्मद सैफी ग्रुप कहा जाता है, वो भी स्वागत कर रहा था साइमन कमीशन का। बेटा बात यहाँ तक पहुँचती है जब ये साइमन कमीशन पर रिपोर्ट बना के भेजता है। यहीं पर आ गए थे बेटा हम कल की क्लास में।
साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाकर लंदन भेज दी थी। और होता क्या है इसके बाद बेटा, तो लिखा हुआ है, और इधर भारतीय विरोध कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह डिसाइड करा गया कि हम भारतीयों को लंदन बुलाते हैं और लंदन उनके साथ बैठक करके चर्चा करते हैं उस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट बनकर आई है उस पर। इन्होंने ये कहा कि यार भाई साहब, भारत में तो विरोध बंद ही नहीं हो रहा है साइमन कमीशन का, और रिपोर्ट बन के आ गई है द्वैत शासन की। द्वैत शासन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो रिपोर्ट बन के आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो भारत की राजनीतिक पार्टी उनको सबको बुला लो यहीं पे, और उनके सामने नेहरू जो साइमन कमीशन रिपोर्ट भेजी है बना के, वो दिखाओ भाई साहब ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे भाई, ये जो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश करने के लिए गोलमेज सम्मेलन करवाए थे, तीनों विफल रहते हैं। देखो, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट कई बार पूछी गई है, और ये भी पूछा गया है कि इसमें कौन कब कहाँ गया और कौन नहीं गया। देखो, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन है, ये डेट अपने दिमाग में लिख लेना। 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन बड़ी सरल है, 1930, 31 और 32 एक बार में याद हो जाती है बच्चे। ये मान के चलो, जब हमने भी पहली बार याद करी तो एक ही बार में याद, 1930, 31, 32 पूछा जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 29, 31 आंसर होगा। तीसरा हो 31 में, 32 में, बात खत्म। अच्छा बेटा, तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ये कहाँ पे किए जाते हैं? लंदन में। अच्छा, लंदन में बेटा तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, और इसका परिणाम मिला, तीनों में पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर BR, और मैंने इस पर डबल स्टार बना दिया है? हाँ, वो अभी बताएंगे। हम बताना चाहेंगे कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे, जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक लोग और बता रहे हैं, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, कौन? हाँ, तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने भी शायद तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। बाकी हम इसको जब हम क्वेश्चन टैकल कर रहे होंगे ना, जब इसके संवैधानिक विकास के, तो बतेरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो यहाँ पे जानकारी कुछ क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बस वो वक्त दूर नहीं है, हो सकता है मैं अगर टाइम मिला तो आपकी PPT बना के कल ही ले आए। जितना हो चुका है इतने करा दें मुझसे। आ जाओ। कांग्रेस द्वारा 1903 के गोलमेज सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया कि मेरे भाई हमें नहीं मतलब जाना है। कांग्रेस ने पूर्णतः बहिष्कार किया कि हमें नहीं आना लंदन तुम्हारे सम्मेलन वगैरह में, तुम अपने करो जाके, तुमने रिपोर्ट बना के भेज ली, तुमने मान लिया, तुमने खुद जैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, तुम जानो। इधर से भारत की तरफ से कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया, पूर्णतः बहिष्कार किया गया, और कोई नहीं गया गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। समझ पाए? जब 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं बेटा, तो इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब इधर कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो कांग्रेस का ही प्रतिनिधि बनकर गया सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। कौन भेजेगा? जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग करेगा। क्या लिखा हुआ है? अच्छा बेटा, हम ये बता रहे हैं 1930 का गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसका तो पूर्णतः बहिष्कार किया गया कांग्रेस की तरफ से। और थोड़ी देर पहले मैं बताया था 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है, जो 1931 का कराची अधिवेशन होता है, उसमें मौलिक अधिकार होने चाहिए, इसकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये कहा गया यार कि जब हमने मौलिक अधिकारों की मांग को एक्सेप्ट कर लिया, तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन होना था। तो ये सोचा कांग्रेस वालों ने, ऐसा करो 1930 वाले में नहीं गए अपने लोग, 30 की मीटिंग में, 31 वाली मीटिंग में है, उसमें कोई लोग जाओ एक लोग, और ये कहो जाकर हमें मौलिक अधिकार चाहिए, ये बात कहो जाकर मौलिक अधिकार चाहिए। बुला तो रही है भाई, मान लिया हम तुम्हें बुलाएं खाने के लिए, मेरे भाई खा जाओ आके, तुम पहली बार नहीं आए, हम दूसरी बार फिर बुलाएं, तो तुम ये कहो कि भाई साहब जाएंगे तो अपनी कुछ डिमांड रखेंगे जाके, तो बुला तो रहे हैं ऑलरेडी हम आपको। तो लंदन की तरफ से भारतीयों को बुलाया जा रहा था, तो ये कहा कि यार ऐसा करो, बुलाया तो रहे हैं, ऐसा करो उनके ऊपर कुछ मांग रख दो जाके, वहाँ पर जाओ और कहो कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए, कहो जाके भाई, सीधी बात। यही बात कही है कि 1931 में इधर मौलिक अधिकारों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और रिप्रेजेंटेटर कांग्रेस का ही रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भेजेंगे, जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग करेंगे। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर 1931 में कि ऐसा करो कि जो मौलिक अधिकारों की मांग करनी है, तो कौन जाए? गांधी जी ने कहा चलो हम जा रहे हैं, हम करेंगे जाके बात अंग्रेजों से। गांधी जी तैयार हो गए, अपने कपड़े धो के पहन लिए, बोले चलो भाई सब बैठ लो बैलगाड़ी पे,
चल रहे धीरे 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 ट्रेन पे बैठ के, ट्रेन से बैठ के भाई साहब कहाँ उतरे जाके, लंदन। जब गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में मांग रखी गई तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि जब अगला एक्ट भेजेंगे तो भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट। गांधी जी गए गोलमेज सम्मेलन में तो उनसे ये कहा गांधी जी ने कहा यार हमें गोलमेज सम्मेलन में आ गए हैं, आपने बुलाया बहुत अच्छी बात है, हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया देखो यार हम अभी तो तुरंत नहीं कर सकते कुछ, तुम अगर चाहो कि हथेलिया पे आम जमा दो तो वो नहीं हो सकता है। बोले हम तुम्हें मौलिक अधिकार भेजेंगे बना के, लेकिन वो अगला जब एक्ट आएगा उसमें आएंगे जुड़ के। गांधी जी को सांत्वना दे दी गई। गांधी जी ठीक है भाई, मान लिया तुम अभी नहीं दे पा रहे हो, तुम भेज देना, जब अगला नियम कानून बना के भेजो इंडिया में, उसमें लिख देना कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार का अपना जो फर्रा बना के लाए वो हमें दे जाओ। भाई हम लिख देंगे, दे देंगे भाई सब बना के मौलिक अधिकार की 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा, ये अब मौलिक अधिकार है ना, आपके 6-7 मौलिक अधिकार थे पहले, 7 थे अब तो 6 ही है, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो भाई गांधी जी को ये कह दिया कि जाओ तुम्हें मौलिक अधिकार हो गए तैयार, अगले में जाओ मिले। देखो अगला शासन अधिनियम भेजा जाए, जरूर गया, अगला शासन अधिनियम भेजा जरूर गया, लेकिन बिना मौलिक अधिकार का। मतलब गांधी जी को उधर लॉलीपॉप दे दिया था कि जाओ आराम से खाओ पियो मौज करो। बोले अगले में आएगा, गांधी इंतजार कर रहे यार, अगला आएगा मौलिक अधिकार की मांग कराएंगे, सबको मौलिक अधिकार मिलेगा, हमारा नाम हो जाएगा इंडिया में। लेकिन अगला एक्ट आया तो, लेकिन उसमें मौलिक अधिकार का ये एक अक्षर नहीं लिखा था भाई। गांधी जी देखो फिर क्या होता है। अगला 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते इसलिए स्टार लगा हुआ है, इसमें बहुत आते क्वेश्चन। और 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह लो, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर तो शायद मैंने 80% लिख दिया है, लगभग 70 से 80 अगर आप कोई किताब NCERT वगैरह पढ़ने जाओगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा भारतीय संविधान जो वर्तमान वाला है इसमें से 70% भाग वहां से उठाया गया, 1935 का जो एक्ट था, बहुत सी बातों को कॉपी कर लिया गया। हिमांशु जी, जो बहुत सी बातें जो 1935 के एक्ट में थी, जो आवाज़ भारत आजाद नहीं हुआ था तब, उसकी बातें कॉपी करी, लगभग 70 से 70% का लेना, 80 लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर हाँ, ज़्यादातर कभी कभी किताबों में देखने जाओगे तो 70% लिखा हुआ है, तभी तो 1935 के एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अच्छा आगे आ जाओ। अब के संविधान और 1935 के संविधान शासन अधिनियम में सबसे बड़ा अंतर मौलिक अधिकार का है, क्योंकि 1935 के एक्ट में मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन आज के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। ये कहा जा रहा है कि जो 1935 का एक्ट भेजा गया था वो भी एक संविधान मान लो कानून बन के आया था, और जो हमारा अब संविधान है इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, और किसी बच्चे को पता हो कौन से भाग में है, हमारे संविधान के भाग 3 में, भाग नंबर 3 आगे पढ़ाएंगे हम आपको। जैसे हम अभी शुरू करेंगे, नए बच्चों की ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, अभी हमारे संविधान के भाग पढ़ाने, अभी संविधान को टुकड़ों में पढ़ेंगे, भाग नंबर 1, 2, 3, 22 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 तक, कहाँ तक, और उसी में भाग नंबर 3 आएगा जिसमें मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। तो हमारे संविधान में और उस टाइम के 1935 के एक्ट में सबसे बड़ा अंतर था कि 1935 वाले मौलिक अधिकार नहीं थे, बस, और सब कुछ ऐसा ही था, ये मान लो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1919 से चले आ रहे दैत्य शासन का अंत करके 1935 में केंद्र में दैत्य शासन। याद करो, सबसे पहले बंगाल में दैत्य शासन लगा था 1765 में, 1765 से लेकर 72 तक चला, और इसके बाद में 1919 से लेकर 1935 तक चला हमारा ये प्रांतों में द्वैध शासन चला, और ये चला था बंगाल में, और अब आ चुका था 1935 में शुरू किया गया मेरे भाई केंद्र में द्वैध शासन। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी डेट भी याद रखनी पड़ती है, कुछ डेटें याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को थोड़ी सी डेटें ज़्यादा याद होती हैं वो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाता है वो, मतलब याद रख लेता। तो अदरवाइज हम लोग इस दौर में जी रहे हैं, गणित भी कर रहे हैं, रीजनिंग भी कर रहे हैं, और जीएस याद कर रहे हैं, उसमें डेट याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम ये कहते हैं डेट ऐसा करो, सब याद मत करो, लेकिन मेन याद होनी चाहिए।
जैसे हमारी लड़ाइयों की डेटें याद होनी चाहिए, कब पानीपत का युद्ध हुआ था, कब, है ना, कब पानीपत का हुआ था, कब पता चला प्लासी का हुआ, कब बक्सर का हुआ। इनकी मुख्य मुख्य डेटें सबकी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए यार, गोली की तरह आंसर निकले ये वाला, ये डेटों वाले, क्योंकि बच्चों को पता होती है डेटें। जो भी हार्ड वाले वो शायद ना याद रहे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये वाली पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब करेगी? 1 अप्रैल 1935। ये डेट कई बार पूछी गई है। आगे देखो, 1935 में ही सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता से दिल्ली रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1774 आंसर है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी बेटा। और दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कहे तो कोलकाता वाला ट्रांसफर कर दिया गया था यहाँ पे। ये 1935 की डेट याद रखना बेटा, अपने माइंड में उतार लेना इस बात को। और आगे लिखा हुआ दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करना 1937 में शुरू हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे ऑप्शन 1935 भी होगा और 37 भी होगा। पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया तब तो 37 आंसर है, और कब आया तो आंसर है 35 वाला। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ये वाली चीज। 1937 में ही बर्मा को भारत से, जो बर्मा म्यांमार है पहले भारत में मिला हुआ था। आपने देखा होगा जो भारत का नक्शा है, भारत के इधर देखो जहां पर हमारा पेन चल रहा है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है। और इस म्यांमार को पहले भारत के साथ जुड़ा हुआ था, इसको अलग कर दिया गया। ये एक्ट कौन सा था? 35 का एक्ट था। और किस वर्ष किया गया? 37 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हमने स्टार्टिंग में कई बार बात दोहराई है कि जो हमारे नोट्स में लिखी हुई बात है ये ऑलरेडी कंसाइज है, बहुत कंप्रेस लिखा हुआ है, बहुत छोड़ के लिखा हुआ है। अगर इसमें भी छोड़ने की कोशिश करी तो फिर पेपर में और ज़्यादा छूट जाएगा, तो इसमें छोड़ने की गुंजाइश मत रखना यार। अगर हो सके तो कोई किताब का रेफरेंस ले पाओ तो किताब का रेफरेंस लेके बड़ा लेना, लेकिन घटाना मत। चाहे परीक्षा वाली को रेफरेंस पे ले लो, चाहे महेश बड़वाल की किताब को रेफरेंस पे ले लो, उससे ये पढ़ने के बाद उसको पढ़ो, बड़ा मजा आएगा आपको, समझ में बड़ा अच्छा आएगा। ये कह रहे हैं हम, इसको पढ़ने के बाद परीक्षा वाली को एक बार उठा के देखो, बड़ा मजा आता है। अरे यार इसमें तो ये तो सर ने बताया था, वहाँ पे ये सब बातें उसमें लिखी मिलेंगी। यकीन करो उसमें ये वाली पूरी हेडिंग लगी मिलेगी, ये वाली उसमें थोड़ा डिटेल है ना, पीसीएस का टच करता है वो वाला पे। उसमें डिटेल में लिखा हुआ बर्मा को क्यों किया गया था, कौन कौन था, किसने अध्यक्षता में हुआ था, ये सब लिखा हुआ। यहाँ पर मैंने कितना लिखा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और कब किया गया? 1900। अगर आप पुलिस एसएससी फैसएससी यूपी प्रेस इनकी अगर परीक्षा देते हो तो इनमें से इतना ही लेवल है। अगर पीसीएस देते हो थोड़ा से ऊपर जाना पड़ेगा इनके लिए। बिल्कुल इनके लिए तो भाई साहब ये क्वेश्चन के पेपर को तुम उड़ा के आओगे उधर से, ये अगर ये पढ़ के गए। अब पीसीएस में बैठ के दिक्कत होगी आपको थोड़ी। ये तो देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी जिसकी मांग 1985 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। थोड़े से आगे आ जाओ, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। अब हमारी क्या बनेगी? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और जिसकी मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक, और ये वाला नाम अपने तिलक पे रख लो, हाँ, कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला आदमी कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कब? 1800 क्यों 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की हुई थी। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज की जवाहरलाल नेहरू, और स्वराज की मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। आंसर आएगा। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश करी थी? मोतीलाल नेहरू 1928 में। सही है, आ गया। अच्छा, ये डेटें थोड़ी याद रखना यार। संविधान सभा आनी शुरू हो गई ना, यहाँ से क्वेश्चन यार दबा के नहीं भाई साहब, सैकड़ों पूछे गए। अगर पेपर में क्वेश्चन आता संविधान सभा से दबा के आता, अगर पॉलिटी सेक्शन उसमें ज़्यादातर संभावना संविधान सभा, या फिर आपका क्वेश्चन मौलिक अधिकार नागरिकता से आएगा, या फिर संघीय राज्य से आता। पॉलिटी का फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से ही पूरा से पूछा जाता पॉलिटी। इधर आ जाओ। इस भारतीय संविधान का मूल स्रोत कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम में
इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी, जिसमें लगभग 350 अनुच्छेद लिए गए। 250 कहना ये चाहते बेटा, जो 1935 का एक्ट बन के आया था उसमें से 250 आर्टिकल तो कॉपी कर लिए गए जो अभी का संविधान है इसमें। कितने? और वर्तमान के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और 10 अनुसूचियां उसी में से कॉपी करेंगी। बोलो कितनी? 10। तो हमारे 1935 के एक्ट से 10 अनुसूची, 302 से 250 आर्टिकल ये कॉपी करे गए हैं। और इस बात को बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये बात याद कर लो तुम। आगे देखो, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय कहा जाता था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय था उसको संघीय न्यायालय बनाया गया था, उस टाइम पे जजों की संख्या कितनी थी? 3। एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश थे। कितने जज थे? 3। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि न्यायालय का अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। न्यायालय की अंतिम शक्ति मतलब अगर कोई डिसीजन फाइनल देना है, अभी हम लोग आज़ाद तो नहीं हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही तो हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जरूर हो गई थी, लेकिन लास्ट पावर अभी भी लंदन में थी इसकी, ये कहना चाह रहे बेटा। सही बात है कंचन? हाँ सही बात है, बीच में एब्सेंट बहुत मारती हूँ। भारतीय परिषद का आपको याद होना चाहिए, इंडियन काउंसिल क्यों बनाई गई थी? इंडियन काउंसिल में कितने मेंबर थे? 15 थे? 15 थे। अच्छा, इसके 15 मेंबर तो इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। राज्य सचिव बना था, उसकी हेल्प करने के लिए बनी थी, याद है ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को कैंसिल करके एक नया पद बना था राज्य सचिव, और राज्य सचिव की हेल्प करने के लिए बनी थी इंडियन काउंसिल। याद आया? याद करो, मैंने आपको 61 वाला एक्ट पढ़ाया था, तब पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। देखो, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण आरबीआई का कर दिया गया। आगे पढ़ो, देखो आगे मजा आएगा। भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत में द्विसदनीय शासन प्रशासन व्यवस्था की गई, एक अपर हाउस और एक हमारा एक राज्यसभा होता है अपर हाउस, और निम्न सदन होता है हमारा, पूछा था उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। बेटा कहना ये चाहते हैं कि इस वाले एक्ट के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर कंट्रोल होता, वो किसका दे दिया गया? और मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया था। मतलब हमारे भारत की जनसंख्या के 10% लोग वोट डाल सकते थे। अच्छा, ये बता सकते हो कि पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860 में पेश किया गया था। अच्छा, राज्य सचिव का पद भी समाप्त कर दिया। और देखो, अगली हमारी हेडिंग लग के आती है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ने से पहले हम सभी लोगों को एक चीज पढ़नी थी, जिसका नाम है संविधान सभा। क्या दिख रहा है बेटा? हम आपको पहले पढ़ाएंगे संविधान सभा, उस वाले को स्किप कर सकते हो जो बीच में आया था 47 का। ये आगे चल के दोबारा से हेडिंग पढ़ी मिलेगी। जब मैंने पॉलिटी का नोट्स लगाया था तो हमारा वो वाला डायरेक्ट उससे पहुंच गए थे, ये बीच की संविधान सभा वाला टॉपिक छूट गया था हमसे बाई चांस, तो उस वाली हेडिंग को इग्नोर करके आगे हेडिंग यही पढ़ के आएगी जो बेटा अभी आप देख के आए हो। ये वाली हेडिंग आगे आने वाली है, आप बिल्कुल परेशान घबराना मत। ये भारतीय स्वतंत्रता एक्ट है ना, इंडिपेंडेंस एक्ट, ये एक्ट आपका आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी आगे आ जाओ बेटा। जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, संविधान सभा की बात करने जा रहे हैं। संविधान सभा के द्वारा ही हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था। जो आज संसद में 2 सदन है, लोकसभा और
यही आजादी से संविधान सभा, आजादी से पहले संविधान, जो आपका संविधान है ना, लोकसभा राज्यसभा, ये आजादी से पहले इसको क्या कहा जाता था? संविधान सभा। क्या कहा जाता था? संविधान सभा कहा जाता था। ये कहना चाह रहे हम, ये आजादी से पहले इसका नाम दूसरा था, संविधान सभा। भारतीय चाहते थे कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो, हाँ, जो प्रांतीय निर्वाचन से बंदी होनी चाहिए। मतलब अब हमारी मांग होने लगेगी संविधान सभा की, और संविधान सभा की मतलब लोग इंडियन डिमांड कर रहे हैं, हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगा 1800 का, ये थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ चुके हम? 1895 में सबसे पहली बार मांग करी थी संविधान सभा की। किसने? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी याद कर लो, तिलक जी ने पहले तिलक लगा दिया होगा, तो लगाओ तिलक। लग गया? ये कब लगा? 1800। डेट और दोनों आदमी का नाम पता होना चाहिए, दोनों काम के आदमी तुम्हारा काम करवाए घर पे आके। बाल गंगाधर तिलक और 1895। आ गया। प्रश्न अगला पूछा जाता है, संविधान सभा की औपचारिक मांग। ये M.N. रॉय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब बने बनाए क्वेश्चन तैयार होंगे सब, और कंफ्यूजन बहुत होगी। जैसे पीछे का निकलेगा, आगे का याद करोगे, पीछे का भूलोगे तुम। बाल गंगाधर तिलक को याद कर ली। सबसे पहली मांग कहते हैं कि भाई साहब, मैंने कहा हम लोगों ने पता एक वो बनाया ग्रुप कि यार चलो पेपर लीक करेंगे। क्या बोला? पेपर लीक करेंगे। अब कहेंगे भाई साहब शिवनीश ने सबसे पहली मांग रखी पेपर लीक करो। अब भाई साहब इधर से योगेश उठे, योगेश ने बाकायदा एक पोस्ट कर दी फेसबुक पे, हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे, कि मैं अब पेपर लीक करने। तो औपचारिक मांग किसने कर दी? योगेश ने। मतलब सबसे पहली मांग करी थी कि संविधान सभा बननी चाहिए, तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन ऑफिशियली एकदम अनाउंस कर दिया, वो कौन थे? M.N. रॉय। भाई कहना चाह रहे पेपर लीक कराओगे क्या योगेश? बताओ। अब नहीं होते पेपर लीक भाई। संविधान सभा की मांग को अंग्रेज स्वीकार क्यों करें भाई? स्वीकार, अगर संविधान सभा बनेगी तो अपने कानून चलाएंगे फिर ये, इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे इनकी संविधान सभा बने। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 में, तो अब अंग्रेजों को भारतीय अंग्रेजों को जरूरत पड़ी, तो भारतीयों को सांत्वना देने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार हमारा इस मांग को स्वीकार कर लिया। हमारी पता है क्या बात है? जब इंडियन मांग कर रहे थे संविधान सभा बनाओ हमारी, उसी टाइम पे मना कर दिया उन्होंने, और तुरंत ही उनको जरूरत पड़ गई इंडियंस की। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार चल गया था यार। जब सेकंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, भारतीयों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा यार हेल्प करो। तो भारतीयों ने कहा भाई साहब तुमने संविधान सभा नहीं दी थी हमें, तुम क्यों करें हेल्प तुम्हारी? क्या तुमसे गई, तुमने मानी तुम्हारी बात? बोले नहीं मानी। बोले हम अंग्रेजन की ऐसे करो, हम मान ली तुम्हारी बात, हम तुम्हें संविधान सभा दे रहे हैं, बस तुम अभी हमारी सहायता करो। अब देखो आगे क्या होता है। भारतीयों ने कह दिया कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हमारी तरफ से कोई सैनिक नहीं जाएगा सेकंड वर्ल्ड। भाई साहब ऐसा नहीं कि तुमने कह दिया ऐसा करो, हमारे युद्ध में चले चलो, बाद में तुम्हारा काम करवा देंगे। भारतीयों ने कहा ऐसा है, होशियार ना बनो, पहले हमारी संविधान सभा दे दो, हमारी मांग स्वीकार करो और हमारी बना दो, तब तुम ले जाओ, फिर हमें लड़ा दो जाके। भाई साहब जहाँ तुम्हें ऊंचे खाली पानी में घुसाना, जब पानी में घुसा दो, चल के हमारी सेना को ले जाओ, सैनिक ले जाओ। ये तो लिखा हुआ है कि भारतीय ने कह दिया यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हमारी तरफ से कोई सैनिक नहीं जा रहा। भाई साहब खुद अपनी लड़ाई लड़ना जाके, हम नहीं लड़ रहे तो भाई लड़ाई। अब देखो क्या हो रहा है अंग्रेजों की तरफ से। भाई बड़ा स्टोरी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है।
फिर एक ऑफर दिया जाता है, अंग्रेज कहते भाई देख तू यार लड़ाई लड़ेगा तभी जब हम तुझे पूरा का पूरा काम करके देंगे। तो वो देते हैं भाई साहब 1940 में एक प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए भेजा गया जिसको कहते हैं अगस्त ऑफर। बोले हम तुम्हें ऑफर दे रहे, उसका ऑफर का नाम क्या था, हिंदी में कहा जाता अगस्त प्रस्ताव। बोले भारतीयों सुनो, तो हमारी हेल्प करो, लड़ो चल के, हम तुम्हें दे रहे ऑफर, ये लो लिखित ले लो, लिखित अगस्त प्रस्ताव लिखित दे रहे हैं तुम्हें। देखो क्या होता है, जो संविधान सभा की मांग की पहली, भाई इंडियंस का ऐसा मौका लग गया, अदरवाइज अंग्रेज संविधान सभा का कभी नहीं देते। वो उनकी भाई साहब गज पड़ी, वो युद्ध होने लग गया। अगर युद्ध ना होता तो आपदा में अवसर तलाश लिया था इंडियंस ने, आपदा ही तो सही उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर आपदा ना आती तब भी गुलाम होते हम लोग कोचिंग कर रहे होते, पता नहीं यार कहाँ होते हम लोग, है ना भाई साहब। वो काम करवाते हम लोगों पे अंग्रेज, पता नहीं कोई ऐसा आदमी आता तो हो सकता मोदी आज़ाद करवा लेते, मोदी जी आते ला के लाठी डंडा करवा देते आज़ाद उस टाइम पे। लेकिन मेरे भाई ऐसा अपना पेज फंस गया कि उनको ज़रूरत पड़ी और हमने मांग ली संविधान सभा, और उन्होंने ऑफर दे दिया। 1940 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली स्वीकृति कौन सी थी, तो 1940 का अगस्त ऑफर, समझ रहे हो। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की शर्तों से हम संतुष्ट, उन्होंने एक प्रकार का लॉलीपॉप दिया, ले भाई चल तू हमारे संग चल लड़ने के लिए, लेकिन वो चाह रहे थे तू हमारा काम कर चल के कैसे चल भाई साहब। लेकिन मेरे भाई हम भारतीय उससे संतुष्ट नहीं हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी। अगर दरवाजे पे कील जंग लग जाए वो किसी काम की है क्या, कभी भी उखड़ सकती है और दोबारा ठोक नहीं पाओगे उसको। बोले तुमने दिया तो और भाई जंग लगी लगाई कील रह दी तो मैं ठोक हो जाएगा तुम भाई साहब। देखो फिर अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट, भारतीय ने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अगस्त प्रस्ताव, मैं मजा नहीं आया इसमें, दूसरा ऑफर तो निकाल के हमें, इस वाले में मजा नहीं आया भाई। अगले में देखो क्या होता है बेटा, इसी के खिलाफ 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके प्रस्तावक थे गांधी जी ने। पता क्या किया, गांधी जी ने इसी के खिलाफ 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव पारित कर लिया, बोले हम इनका विरोध करेंगे अंग्रेजों का। और देखो भारत में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला सत्याग्रही था, उसका नाम था आचार्य विनोबा भावे, जहाँ पे सर्किल कराई, क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। हमने संविधान सभा शुरू होते ही कह दिया था, अब क्वेश्चन की भरमार शुरू हो चुकी है। हमारे संवैधानिक विकास में अगर क्वेश्चन एक आध रेयर चांस होता उधर एक्ट से पूछा जाए, ज्यादातर क्वेश्चन गिरता संविधान सभा से गिरता आके। अब वो पोर्शन चल रहा, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा अभी है, यहाँ से हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, एक एक लाइन छोड़ने लायक नहीं है इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो गांधी जी, और पहले इस सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। अच्छा तो दूसरे सत्याग्रही का नाम पूछा जाता है, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों नाम याद रखना, याद करो, पीछे बैक लौट जाओ। बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था, संविधान सभा की पहली मांग करी थी किसने, हाँ बाल गंगाधर तिलक। लेकिन औपचारिक मांग किसने करी थी, एम.ए. नगर के बाद एक नया आदमी निकल के आ गया, कौन, आचार्य विनोबा। क्योंकि मतलब संविधान सभा की मांग हुई, प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव दिया गया, उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरे भाई इसके बाद इधर से विरोध किया गया और एक सत्याग्रह चलाया गया। और व्यक्तिगत सत्या करने वाले पहले आदमी कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव को पारित करने वाला आदमी कौन था, गांधी जी। तो अगर आपके पास यहाँ पर नोट्स हो तो इसको हाईलाइट करते चलना प्लीज, या तो रेड पेन रखा करो या हाईलाइटर रखा करो, ये ज्यादा चमकते हैं अपने नोट्स पे। रेड पेन अच्छा सा ले लो जो थोड़ा मोटा चल रहा हो, हाईलाइट करने के लिए, है ना। आगे देखो 1942 में अंग्रेजों ने अगला प्रस्ताव पारित किया, और जिसको क्या बोला भाई, अंग्रेजों की मतलब भीगी पड़ी हुई थी, उनकी भीग रही थी। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम्हें एक और ऑफर दे रहे, 2 साल नहीं कटे इन पे, 2 साल के बाद एक और ऑफर, बोले 3 महीने का रिचार्ज फ्री। हाँ खुश हो गए भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। वो दिन थे कभी अम्बानी ने फ्री कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भैया। तो भाई ये 1942 में अंग्रेजों ने अगला प्रस्ताव पारित किया, इसका नाम था क्रिस मिशन।
और क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों ने फिर से एक बार भारतीयों को अपना संविधान सभा का, बोले भारतीयों सुन लो, एक बार फिर ऑफर दे रहे तुम संविधान सभा बना लो। अब तुम कहोगे सर जी अगस्त प्रस्ताव को ठुकराने का रीजन क्या था? हाँ, उसमें पता वो कह रहे थे अधिकार हमारा ही रहेगा, बना लो संविधान सभा। तो भारतीयों ने कहा फिर वही बात यार, भाई मोतीलाल नेहरू वाला चक्कर। मोतीलाल नेहरू कह रहे थे डोमिनेंस स्टेट दे दो, और उनका लड़का बोला नहीं भाई हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अंग्रेजों ने फिर कुछ नहीं दिया था। अब फिर उन्होंने लॉलीपॉप किसका दिया? बोले डोमिनेंट स्टेट ले लो, तुम संविधान सभा बना लो, लेकिन अधिकार हमारा रहेगा। कहने तिरंगे के ऊपर कोने पे हमारे 3 स्टार बने रहेंगे, डोमिनेंट स्टेट, ऊपर से कब्जा हमारा, नीचे चलाओ तुम। फिर मना कर दिया। अब आता है 1942 का क्रिप्स मिशन, और ये रेड पेन से लिखने का कारण ये डेट पूछी जाती है, क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में। और 40 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। दोनों डेटें पूछी जाती है, डेटा भूल मत जाना। आगे देखो 1942 लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे करेक्शन करना अपने नोट्स में, मैंने काटा लेकिन कटा नहीं सही से। 1942 के क्रिप्स मिशन से भी हम संतुष्ट भाई साहब। तो ऑफर पे ऑफर आ रहे थे हम, तो जब हमारे पूरा भर आत्मा मेरा हृदय कहेगा हाँ अब तृप्त हो गए भाई साहब, तो अब इसको स्वीकार कर लो। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे थे ऑफर क्या दिया, मजा नहीं है भाई, दोबारा चलाओ जाके, मजा नहीं आ रहा इसमें। अगस्त वाला हटा दिया, इसको भी मजा नहीं आया। कौन सा वाला था? क्रिप्स मिशन। संतुष्ट नहीं हुए, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, उसको कहा था कि दरवाजे पे लगी जंग लगी, किस जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैगलाइन किसने बोली थी, और गांधी जी ने बोला ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब मान लिया कि मैंने आपको चेक दे दिया और चेक पर डेट डाल दी, एक्सपायरी डेट डाल दी, वैसे ले जाओ चेक और जाओ बैंक में लगा दो, क्या रुपए मिलेंगे? कहोगे हमारे पास भाई साहब 1 लाख का चेक भरा रखा, तू कहाँ भाई साहब हमारी जेब इतनी गर्म है, अभी बैंक में लगा 1 लाख रुपए जेब में, और बैंक में बोले एक्सपायरी है चेक। ये तो वैसा ही कुछ ये था, गांधी जी ने कहा ये बात, गांधी जी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। और फिर देखो आगे क्या होता है, इंपोर्टेंट कुछ मैंने लिखा है, क्रिप्स मिशन को सिंकिंग बैंक ऑफ पोस्ट डेटेड चेक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अर्थात डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, और 1942 में व्यापक रूप से धारण कर चुका था द्वितीय विश्व। भाई ऑफर दे दे के हम लोग टाल रहे थे, कहाँ 1940 की बात 42 आ गई थी, और उधर ही तो धीरे धीरे तूल पकड़ रहा था अपना, और अपने लोग भारतीय आपदा में अवसर तलाश रहे थे। भाई हमें संविधान सभा चाहिए, और वो लॉलीपॉप दे रहे थे, बोले इन पे काम भी करवा लो, लड़वा भी दो, और अपने नीचे भी रखो, इसीलिए तो नहीं दे रहे संविधान सभा। लेकिन भारतीय थोड़े से जागरूक हो चुके थे तब, बोले तुम कितने भी ऑफर तुम रिजेक्ट करेंगे, हम जाएंगे नहीं, तुम्हारे संग लड़ो जाके, मत तो संविधान सभा, मर जाओ जाके, लड़ जाओगे मर जाओगे, भारतीय जाएंगे नहीं। देखो भाई क्या होता है, 1942 तक व्यापक रूप धारण कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, और ये यूएस और किसके बीच में हो रहा था? जापान के युद्ध। ये क्या लिखा हुआ है? घमासान हमला, घमासान हमले होने लगे थे उस टाइम पे। अब देखो क्या होता है, इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था। अब भारत को डर सताने लगा कि कहीं जापान भारत पर भी जापान भारत पर भी हवाई हमला न कर दे। अब भाई भारतीय को डर पता क्यों सता रहा? क्योंकि ब्रिटेन था ना, वो अमेरिका का साथ दे रहा था, जो युद्ध हो रहा था वो यूएस और जापान के बीच हो रहा था, और ब्रिटेन साथ दे रहा था किसका? जो ब्रिटेन था वो साथ दे रहा था यूएस का। और मेरे भाई ये जो अगर ब्रिटेन साथ देगा यूएस का, तो मेरे जापान लोगों को इससे अच्छा लगेगा। जापान वाले कहेंगे बहुत बेकार आदमी यार, हमारे विरोधी के संग में चला गया, और इस जापान वाले को खराब लगेगा। फिर जापान वाले क्या करेंगे? बोले ब्रिटेन वाले कहाँ का रह रहे? बोले ब्रिटेन वाले भारत में भी रह रहे यार, बोले ऐसा करो एक हवाई हमला भारत पे बोल दो। अब भारतीयों की तो आपस खाम में आ रही वहाँ पे, क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे भाई साहब रह रहे थे, तो भारत कह रहा था यार फालतू की मतलब लड़ाई मोल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजों की वजह से हम पे हमला हो सकता है, हम खाम में मारे जाएंगे। वे कहा जाता है कि गेहूं के संग में घुनो पिस जाए खाम में, तो पिसने तो भाई साहब देखो अब क्या रहा हूँ। अब भारत को डर सताने लगा कहीं जापान भारत पर भी हवाई हमला न कर दे, और आगे देखो क्या होता है। और भारतीयों ने प्रस्ताव पारित किया और डिसाइड किया कि अंग्रेजों को भारत से, भारतीयों ने कहा भाई साहब ऑफर अब तुम मत दो भाई साहब, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से कहीं हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तुम अपनी लड़ाई लड़ो जाके, जाओ जापान से लड़ रहे, तुम अपने अमेरिका के संग दे रहे हो, तुम लड़ाई वो युद्ध लड़ो जाएगा, हमें कोई मतलब ना, तुम चले जाओ यहाँ से। तो भारतीयों ने सोचा भाई इनके चक्कर में ना पड़ो, इनको निकाल दो भारत से और अपने लोग पे कोई अटैक नहीं होगा फिर।
तो इंडियन ने बीच का रास्ता निकाल लिया, कहते लड़ाई बीच की तो एक रास्ता अगला निकालते बीच का, बोले इससे निकल जाओ। तो अंग्रेजों ने, भारतीयों ने सोचा ऐसा करो इनको भगाओ यार यहाँ से। 1942 में कांग्रेस के द्वारा अगस्त क्रांति, ले भाई तुम अगस्त ऑफर दे रहे थे, मैंने अगस्त क्रांति की शुरुआत बोल दिया भाई 1942 में। और क्रिप्स मिशन को ठुकराने के बाद ही 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे चीजों को? क्या क्या स्टोरी चल रही थी बताओ भाई साहब। भारतीयों ने बहुत अच्छा सोच लिया वहां पे यार, अगर उनका ऑफर स्वीकार करके उनके संग चले जाए तो खुद भी मरते वहां पे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो यार, अंग्रेजों को भजाओ, इनका कौन सा घर है यहाँ पे यार, तो खाम में आ गए, ये पहले कहाँ थे यहाँ पे, बोले अंग्रेजों को भजाओ यहाँ से, हमारे सेफ रहो अपने लोग। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, यहाँ से एक तो उधर से परेशान है, यहाँ से भी इनको परेशान करो, बोले जाओ यहाँ से, हमारे घर से जाओ, जाओ भाई जाओ जाओ। इधर देखो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ये डेट कहाँ पे लिखी हुई है? ये डेट याद कर लो, ये डेट कई बार पूछी गई है। जितना संविधान सभा के बाद जितनी डेटें आई हैं एक भी छोड़ने लायक नहीं है, सब डेटें आती हैं भाई। ये कब भाई साहब इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आ गया था? 40 में, है ना। क्रिप्स मिशन कब आया? हमने दोनों को ठुकरा दिया था, है ना, ठुकरा के चलो। इसी को अगस्त की क्रांति कहा जाता है, इसी को अगस्त की क्रांति कहा गया। कौन सा वाला? जो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका भाई। अब देखो क्या होता है, इसी के दौरान गांधी जी ने नारा दिया डू और करो या मरो। कभी कभी भर्ती आती कहते ना करो या मरो, यार कर जाओ या मर जाओ भाई, सब खत्म करो इस वाली भर्ती को भाई, अपना सिलेक्शन लो, निकलो यहाँ से। तो ऐसी वाली स्थिति आ गई थी भाई साहब, करो मरो, अंग्रेजों को भगाओ कैसे भाई, अब मर जाओ तुम, लड़ो भाई साहब जरूर सब लोग। अब देखो क्या होता है भाई, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में परमाणु हमले जापान पर अमेरिका द्वारा भाई साहब 2 धमाके कर दिए गए। कितनी तारीख को? 6 और 6 तारीख को जब तक शांत हुई धूल, फिर 1 तारीख को और कर दोगे 9 तारीख। 6 तारीख और 9 तारीख को जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और आपको बता दें ये डेट के साथ में जगह पूछी जाती है। हिरोशिमा पे कब अटैक हुआ था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? डेट भी याद रखना है बेटा। और देखो जिससे जापान पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। 15 अगस्त 1942 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड। भाई जापान के ऊपर जो भारी भारी अटैक हुए तो जापान ने हाथ जोड़ लिए भाई, सरेंडर करने का मतलब भाई सब माफ करो, अब तुम बताओ वही करेंगे। कौन कह रहा था? जापान। सरेंडर कर दिया खुद को। अब देखो आगे क्या होता है भाई। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे यूरोप पर आर्थिक मंदी छा गई, जिसके मार सबसे ज्यादा ब्रिटेन को ही, ब्रिटेन पे पड़ी ये वाली मार। अब ब्रिटेन के पास इतने भी फंड नहीं थे कि वह भारत में शासन, भाई बर्बाद हो गए थे ये लोग, अब बर्बाद हो गए थे। अब मौका था भाई साहब भारतीयों को, बोले बर्बाद तो ऐसे यहाँ से कूटो निकाल दो भाई साहब, खत्म, रुपया है नहीं इनके पास। तो भारतीयों को ये मौका मिल गया था ये बर्बादी का। अब देखो क्या होता है, यही कारण था कि अंग्रेजों को मजबूरी हो चुकी थी हमारी सारी मांगे मानने। भाई साहब किस्मत होती है, भी मौका लग गया इंडिया का, नहीं तो भाई अब भी गुलाम होते हम लोग। अंग्रेज कहते जाओ पानी भर के लाओ, पानी भर के ला रहे होते अब तक। चलो हमारी सभी मांगे मान ली गई और संविधान सभा का निर्माण आगे लाइन पे आए। उधर से जब अमेरिका ने घसीट दिया तो आगे लाइन पे, इधर आ जाओ। 1946 में एक योजना भारत भेजी गई जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। भाई क्रिप्स मिशन कब आया था? डेट याद रखना, जब ये वाला क्रिप्स मिशन का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में 46 जरूर होता है, वहां पे 46 2 के मत मार देना। ये अगस्त प्रस्ताव वाले जब आते हैं तो 40 42 46 3 ऑप्शन होते हैं, आपने क्वेश्चन देखना ये वाले। अच्छा बेटा इस वाले को करें,
तो 1946 में आता है बेटा क्रिप्स मिशन प्लान, या तो कैबिनेट मिशन, नहीं क्रिप्स नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान, सॉरी गलत बोल गया। अच्छा, क्रिप्स मिशन था, ये क्रिप्स अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटेन के 2 लोगों की अध्यक्षता में भेजा गया था। एक का नाम था क्रिप्स अलेक्जेंडर और एक था पेंथिक लॉरेंस। 2 आदमी थे, एक और था, हाँ एक था क्रिप्स, सही कह रहे, कोमा लगा हुआ है, और एक था अलेक्जेंडर और एक था पेंथिक लॉरेंस। इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान के प्रथम निर्वाचन हुए। इसी के तहत संविधान के प्रथम निर्वाचन हुए। ओ भाई साहब, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। ऐसा करते हैं, अब अगला पढ़ाते हैं। इस वाले को कैबिनेट मिशन प्लान को हम कल की क्लास में रखते हैं, 40-45 मिनट की क्लास हो सकी है ना। इस वाले को ये भी रोक लेते हैं, पता नहीं चला क्योंकि स्टोरी कनेक्ट होती चली गई। चलो कल मिलते हैं।